हम पढ़ रहे हैं प्राणियों में परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि सर्कुलेशन होता क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, इसकी उपयोगिता, इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो सर्कुलेशन, जैसा कि नाम से देख रहे होंगे, परिसंचरण, परि का मतलब होता है चारों ओर, संचरण का मतलब संचरित होने वाला तंत्र। तो वह तंत्र जो शरीर के विभिन्न अंगों में चारों ओर सर्कुलेट करता रहता है, उसी तंत्र को हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। अब इस परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, आपको बता दूं कि प्रत्येक कोशिका में उपापचय क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, और ऊर्जा का उत्पादन होता है भोजन के अपघटन से, और भोजन का अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में जब उपापचय क्रिया हो रही है तो प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन, प्रत्येक कोशिकाओं को पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाने होंगे। जबकि आपको मालूम होगा कि जब हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है तो वायु फेफड़ों तक पहुंचती है और पाचित पदार्थ आहार नाल में होते हैं। तो अब आहार नाल से इन पाचित पदार्थों को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक और फेफड़ों से ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना है। अब इसी प्रकार से जब कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों का अपघटन होगा तो उससे CO2 का और अन्य अपशिष्टों का, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का निर्माण होगा। तो उन अपशिष्ट पदार्थों को अब उन कोशिकाओं से संबंधित उत्सर्जी अंगों और फेफड़ों तक पहुंचाना है। तो इस प्रकार से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे पोषक पदार्थों की हो, चाहे किसी हार्मोन की हो, चाहे किसी अन्य संदेशवाहक मैसेंजर की हो, तो उन पदार्थों, उनकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए प्रत्येक कोशिका तक कोई ऐसा तंत्र होना चाहिए जो उन तक पहुंचाए और वहां पर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को वापस लेकर आए। तो ऐसे तंत्र को कहते हैं परिसंचरण तंत्र, परि चारों ओर संचरित होने वाला तंत्र। ठीक है, तो प्रत्येक जीवित कोशिका में उपापचय क्रिया, और उपापचय क्रिया में ऑक्सीजन और भोजन यानी ग्लूकोज का उपयोग होगा और उससे CO2 और अपशिष्टों का निर्माण होगा, और इन पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले तंत्र को ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब हमारे शरीर में जो परिसंचरण तंत्र है, उस परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। अब क्या सभी सजीवों का शारीरिक संगठन एक समान होता है? नहीं। तो क्या सभी में परिसंचरण एक समान होगा? नहीं होगा। तो अब हम उदाहरण के लिए 2-3 प्राणियों में परिसंचरण की क्रिया का अध्ययन करने वाले हैं। सुनिए, पहले यहाँ पर यह है एक कोशिकीय अमीबा। ठीक है, अब अमीबा यूनिसेलुलर मेंबर होता है प्रोटोजोआ का। अब ये अमीबा का केंद्रक है। ठीक है, अब यहाँ पर इस अमीबा में मान लो सपोज दैट यहाँ से खाद्य कण आया, खाद्य कण यहाँ से एंटर हुआ, खाद्य कण के एंटर होने के बाद में खाद्य दानी फूड वैक्यूल का निर्माण हुआ, फूड वैक्यूल में भोजन का पाचन हो गया। अब क्या यहीं पर इसी के आसपास के कोशिकाओं को पाचित पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, पूरे के पूरे कोशिका द्रव में सर्कुलेट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से इन कोशिकाओं का या इन एक कोशिकीय जीवों में जो भी इनका जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, इनका जीव द्रव्य निरंतर क्या करता रहता है? चक्रण करता रहता है, और इस जीव द्रव्य का चक्रण को ही इसको कह देते हैं साइक्लोसिस। इसको क्या कहेंगे हम? साइक्लोसिस कहेंगे। तो इन प्राणियों में जो परिसंचरण की क्रियाविधि है, वो क्रियाविधि किसके द्वारा पूरी हो जाती है? साइक्लोसिस के द्वारा। तो एक कोशिकीय जीवों में कोई तंत्र नहीं होता, उनमें इसी तंत्र की कमी को कौन पूरा कर देती है? साइक्लोसिस। उसके बाद में ये दूसरा जो जीव आप देख रहे हैं, ये दूसरा जीव है स्पंज। ठीक है, अब ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? ऐसा जीव जिसके शरीर में 2 जनन स्तर पाए जाए, एपिडर्मिस या एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इनमें मेसोडर्म नहीं होती। अब इनमें जो बाहर वाला स्तर होता है, उस बाहर वाले स्तर को तो कहते हैं पिनेकोडर्म। बाहर वाले स्तर को क्या कहते हैं? पिनेकोडर्म। और अंदर वाले स्तर को कह देते हैं कोइनोडर्म। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको कोइनोडर्म क्यों कहा? तो ये जो कोइनोडर्म है, इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, उन कोशिकाओं को कह देते हैं कोलर कोशिकाएं। और इनके बारे में ज्यादा जो संरचनाएं हैं, इन कोलर कोशिकाओं की संरचना या कोइनोसाइट की संरचना, ये हम पढ़ेंगे स्पंजों की संरचना में। तो अब ये जो कोलर कोशिकाएं हैं, इन कोलर कोशिकाओं की मुक्त सतह पर आप लोग देख रहे होंगे एक पतले पतले तंतु से दिख रहे होंगे आपको। ये पतले तंतु होते हैं कशाभ। ठीक है, और इसी प्रकार इन जंतुओं के शरीर में आप इस प्रकार के खूब सारे छोटे छोटे छिद्र देख रहे होंगे। ये जो छोटे छिद्र है, इन छोटे छिद्रों को कह देते हैं ओस्टिया।
क्या कहते हैं? ओस्टिया। और ये एक मोटा वाला छिद्र देख रहे हैं, इस मोटे वाले छिद्र को कहते हैं ओस्कुलम। ठीक है, तो इनमें असंख्य छोटे छिद्र ओस्टिया तथा एक बड़ा छिद्र ओस्कुलम पाया जाता है। अब ये जो स्पंज है, ये स्पंज होते हैं स्थानबद्ध। कैसे होते हैं? स्थानबद्ध, यानी इनमें गमन की क्रियाविधि नहीं होती। ठीक है, अब गमन की क्रियाविधि नहीं होती है तो इनको बेचारों को ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? भोजन इनके पास में चलकर थोड़ी आएगा। तो अब ये कैसे भोजन प्राप्त करें? तो उसके लिए आपको मैं बता दूं कि ये क्या काम करवाते हैं। इनमें ये जो कोलर कोशिकाएं हैं, इन कोलर कोशिकाओं की ये जो मुक्त सतह है, इस मुक्त सतह पर उपस्थित कसाब, इस कसाब में निरंतर गतियां होती रहती हैं और निरंतर ये गतियां यूं ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर की ओर होती है। तो यहाँ पर ये जो गुहा है, इस गुहा में जल जो भरा हुआ है, उस जल पर दाब लगेगा और वो दाब कहां की ओर लगेगा? ऊपर की ओर। तो ये पानी कहां से बाहर की ओर चला जाएगा? ये ओस्कुलम से बाहर की ओर। तो अब इस गुहा में, स्पंज गुहा में जल की मात्रा क्या हो गई? कम। तो अब ये जो ओस्टिया है, इन्हीं ओस्टिया से जल अंदर प्रवेश करेगा। जब जल ओस्टिया के साथ ओस्टिया से अंदर आएगा तो उसी जल में कौन घुलकर आएगी? ऑक्सीजन। उसी जल में कौन आएंगे? सूक्ष्म जीव। और यहां से जो जाने वाला जल होगा वो अपशिष्ट पदार्थों को ले जाएगा। तो इस प्रकार का ये जो इनमें तंत्र है, इस तंत्र को कहते हैं नाल तंत्र। क्या कहते हैं? नाल तंत्र। तो इनमें परिसंचरण के कार्य को कौन पूरा कर देता है? नाल तंत्र। ठीक है, अब इनमें ओस्कुलम, ओस्टिया से जल प्रवेश कर रहा है तो ये तो मुख की तरह कार्य करता है, और ओस्कुलम से जल बाहर निकलता है तो ये गुदा की तरह कार्य करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो तीसरा प्राणी आप देख रहे हैं, ये तीसरा प्राणी मेंबर है सिलेन टेट्रा का। ठीक है, अब यहाँ पर इस पंजों को जब देख रहे हैं तो इनमें तो खूब सारे असंख्य छोटे छिद्र ओस्टिया है, एक बड़ा छिद्र ओस्कुलम है, जबकि यहाँ पर इन प्राणियों में इस प्रकार का संगठन नहीं होता। इनमें केवल और केवल एक ही छिद्र पाया जाता है और वो छिद्र कहलाता है हाइपोस्टोम। अब ये हाइपोस्टोम क्या होता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर इनमें परिसंचरण कैसे होगा। चलो, इनमें तो मान लिया ओस्टिया से जल अंदर आया और ओस्कुलम से बाहर चला गया और निरंतर ये गतिविधि चल रही है। अब इनमें क्या होगा? तो सुनिए, इनके अंदर होता यह है कि ये जो हाइपोस्टोम है, यही हाइपोस्टोम मुख का काम भी करवाता है और यही हाइपोस्टोम गुदा का कार्य भी करवाता है। अब इनके अंदर की ये जो गुहा है, इस गुहा को कहते हैं सिलेंट्रॉन। इस गुहा को क्या कहते हैं? सिलेंट्रॉन। ठीक है, तो अब इन प्राणियों में क्या होता है कि जब भी इनको भोजन ग्रहण करना होता है तो इनको स्पर्शक कहते हैं। इन स्पर्शकों पर दंश कोशिकाएं पाई जाती है। वो संरचना हम पढ़ेंगे सिलेन टेट्रा या हाइड्रा की संरचनाओं में। अब यहां से स्पर्शकों से किसी भी शिकार को अचेत किया, अचेत करके हाइपोस्टोम से यहां पर डाल दिया। अब यहां पर जो कोशिकाएं हैं, इसकी लेयर में ये कोशिकाएं क्या काम करवाएगी? उस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके उसका पाचन, और पाचन से अपशिष्ट पदार्थों को इसी गुहा में, सिलेंट्रोन में मुक्त कर देगी। अब इस जंतु में जैसे ही संकुचन होगा, संकुचन से ये पानी बाहर जाएगा तो उसी पानी के साथ में अपशिष्ट पदार्थ बाहर। अब नया जल जैसे ही अंदर आएगा तो उस जल में कुछ घुली हुई ऑक्सीजन भी अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार जो निम्न विकसित प्राणी है, उन प्राणियों में ये साइक्लोसिस कहें या फिर नालतंत्र कहें या फिर जल का आवागमन कहें, ये ही परिसंचरण तंत्र की कमियों को पूर्ण करता है। अब उसके बाद में टेंशन ये आती है कि ये तो हो गई निम्न विकसित जीवों की बातें। अब उच्च विकसित जीव, जब हम जिनमें अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है तो उनमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, यानी सभी अंगों में ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को लाने ले जाने और अपशिष्ट पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कौन होता है? परिसंचरण तंत्र। अब ये जो परिसंचरण तंत्र होता है, ये परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के। अब आप सोच रहे होंगे दो प्रकार के किस आधार पर? तो धमनियां और शिराएं। आप जानते होंगे कि धमनियां और शिराएं रक्त वाहिनियां होती है। तो अगर यदि रक्त वाहिनियां है या रक्तवाहिनियां नहीं है तो उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का। पहला होता है खुला परिसंचरण। ध्यान सुनिएगा, ये जो खुला परिसंचरण तंत्र है, ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है आर्थ्रोपोडा में। ठीक, आर्थ्रोपोडा के अलावा मोलस्का में, इसके अलावा हेमिकोर्डेटा में। ठीक है, अब ये जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, इस खुले परिसंचरण तंत्र में होता क्या है? इस खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियां अनुपस्थित होती है।
रक्त वाहिनियां अनुपस्थित। अब रक्त वाहिनियां अनुपस्थित है यानी धमनियां और शिराएं नहीं है, यानी रक्त नलियों में प्रवाहित नहीं होता। तो फिर किस में प्रवाहित होता है? ये रक्त प्रवाहित होता है शरीर की गुहाओं में। किसमें प्रवाहित होता है? शरीर की गुहाओं में प्रवाहित। अब शरीर की गुहाओं में प्रवाहित होने से क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रवाहित, अब यहाँ पर जैसे मान लो ये कोशिकाएं हैं, कोई भी अंग की कोशिकाएं हैं। अब इस अंग के अंदर रक्त वाहिनियां तो है नहीं, तो यहाँ से जो भी द्रव आएगा वो देहगुह्य द्रव इन अंगों में यूं कोशिकाओं के बीच के जो अंतराकोशिक अवकाश होते हैं उन अंतराकोशिक अवकाशों में आकर भरा हुआ रहेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो देहगुह्य द्रव या द्रव जो भी शारीरिक द्रव है उस द्रव में सेल्स या फिर जो टिश्यू है वो टिश्यू डूबे होते हैं। ठीक है, डूबे होते हैं। अब इसमें एफिशिएंसी भी क्या, इसकी दक्षता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो जो भी प्रवाहित हो रहा है वो सभी कोशिकाओं के ऊपर से प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई रेगुलेशन नहीं होने वाला, ज्यादा रेगुलेशन नहीं होने वाला। अब दूसरा जो तंत्र होता है वो तंत्र है बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब जैसा ही नाम से ही पता चल रहा है बंद, क्लोज्ड, यानी इसमें धमनियां और शिराएं यानी रक्त वाहिनियां उपस्थित। ठीक है, अब रक्त वाहिनियां उपस्थित है, रक्त वाहिनियां उपस्थित। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेल्स या जो टिश्यू होगा, सेल्स एवं टिश्यू जो भी द्रव या, और ये द्रव सामान्यतः कौन होता है? ब्लड। ठीक है, इसके संपर्क में नहीं आते, ब्लड के संपर्क में नहीं आते। ठीक, अब ब्लड के संपर्क में नहीं आ रहे तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ये कोई भी अंग कोशिकाएं हैं तो यहाँ से ये रक्त वाहिनी आ रही है, इस रक्त वाहिनियों की यहाँ से ब्रांचिंग हो जाती है और ये ब्रांचेज ही अलग अलग अंगों को रक्त प्रोवाइड करवाने का काम करवाती है। तो इस प्रकार से इस परिसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियां उपस्थित होने के कारण रक्त डायरेक्ट कोशिकाओं या ऊतकों के संपर्क में नहीं आता। अब ये किस में पाया जाता है? तो ये जो परिसंचरण तंत्र होता है बंद, ये पाया जाता है एनेलिडा। एनेलिडा आपको मैं बता दूं एकशेरुकी प्राणियों का समूह है जिसमें अर्थवर्म है, निरीज है, इनको सम्मिलित करते हैं, लेकिन इसमें परिसंचरण तंत्र बंद होता है। और इसके अलावा एवं अधिकांश कोर्डेटा में अब परिसंचरण इनमें भी अलग अलग होता है। जैसे मछलियों में एकल परिसंचरण है, मेंढकों में अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, फिर सरीसृपों स्तनियों तक दोहरा परिसंचरण। अब वो कैसे होता है वो हम इसी अध्याय में आगे पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं मानव में किस प्रकार का तंत्र होता है। तो जब मानव परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो मानव में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अब मानव परिसंचरण को हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो रक्त परिसंचरण, इसमें हम रक्त का संचरण पढ़ते हैं, और दूसरा होता है लसिका तंत्र यानी लसिका परिसंचरण। अब लसिका का संगठन क्या होता है, रक्त का संगठन क्या होता है, ये हम इसी अध्याय में आगे पढ़ने वाले। अब रक्त परिसंचरण तंत्र को पूर्ण करने के लिए कितने अंगों की या कितनी संरचनाओं की आवश्यकता होती है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र में सबसे पहले तो रक्त की आवश्यकता होगी। रक्त के बाद में हृदय, यानी इस रक्त को, जो रक्त है जो तरल है उस तरल को प्रवाहित करने के लिए एक पंपिंग मशीन की आवश्यकता होगी, और वो मशीन का काम कौन करवाती है? हृदय। फिर ये रक्त जिन नलिकाओं में प्रवाहित होता है उन नलिकाओं को रक्त वाहिनियां। अब ये जो रक्त वाहिनियां है ये रक्त वाहिनियां आगे फिर से डिवाइड कर दी जाएगी धमनियां, धमनियों के अतिरिक्त सिरा, और सिराओं के अतिरिक्त केशिकाएं। तो ये रक्त वाहिनियां तीन प्रकार की हो गई। ठीक है, इनका भी आगे इनकी संरचना कैसी होती है, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं ये भी पढ़ने वाले। फिर इसके अतिरिक्त लसिका तंत्र में पढ़ने वाले हैं लसिका। अब लसिका क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, संगठन कैसे होता है, और ये लसिका जिन वाहिनियों में प्रवाहित होता है उनको पढ़ने वाले हैं लसिका वाहिनियां। तो अब हम पढ़ रहे हैं मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र में भी पहले पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण और उसके बाद में पढ़ेंगे लसिका परिसंचरण। अब रक्त परिसंचरण तंत्र में हम पढ़ेंगे पहले रक्त का संगठन, कि रक्त होता क्या है, ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, कितनी मात्रा होती है, किस प्रकार के ऊतकों से निर्मित होता है। मानव परिसंचरण तंत्र में रक्त परिसंचरण और लसिका परिसंचरण दो भाग होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र को भी हम अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांट लेते हैं, रक्त, हृदय
और रक्त वाहिनियां। अब इन तीनों में से भी हम पहले पढ़ रहे हैं रक्त का संगठन, कि रक्त किस प्रकार से बना होता है, रक्त में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, इस रक्त में कौन कौन से घटक उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रक्त। जब हम एक सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं तो सामान्यतः एक व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर। अब ये जो रक्त होता है, ये रक्त होता है तरल संयोजी उत्तक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तरल संयोजी उत्तक होता क्या है, तो सुनिएगा। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा तरल। तरल का मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। संयोजी का मतलब 2 या 2 से अधिक अंगों या उत्तकों को जोड़ने वाला। तो आपको मालूम होगा कि रक्त हमारे शरीर में सभी अंगों में सर्कुलेट होता रहता है, इसी कारण रक्त को तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा संयोजी उत्तक होता है जिसकी मैट्रिक्स में फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं अनुपस्थित, सेल्स एब्सेंट होती है, और इनकी मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन भी नहीं पाए जाते। तो एक सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है। और इस रक्त के अगर यदि निर्माण की बात करें तो इसकी जो निर्माण की क्रिया है, रक्त निर्माण की क्रिया, उस निर्माण की क्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। रक्त के निर्माण की क्रिया हीमोपोइसिस। अब ये जो हीमोपोइसिस की बात हम करते हैं, ये हीमोपोइसिस आखिर में होता कहाँ है, तो आपको मैं बता दूं, वयस्क व्यक्तियों की अगर यदि हम बात करें, देखो अगर यदि सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले यॉर्क साइट में, फिर उसके अलावा लीवर में, फिर उसके बाद में सभी अस्थियों में। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है वैसे वैसे ये आगे ट्रांसफर होता जाता है, कि जैसे भ्रूण अवस्था में सबसे पहले यॉर्क साइट बनाएगी, फिर उसके बाद में लीवर बनाता है, फिर उसके बाद में जैसे न्यूबॉर्न होता है उसमें सभी अस्थियां बनाती है, फिर उसके बाद में केवल और केवल वयस्क अवस्था में बड़ी अस्थियों के अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा में निर्माण। तो रक्त के संगठन की जब हम बात करते हैं तो रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है, मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, और इसके निर्माण की क्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं, जो कि अस्थि मज्जा में संपन्न होती है। अब रक्त में संगठक पदार्थ कौन कौन होते हैं, तो रक्त तरल संयोजी उत्तक है, तो इस रक्त में लगभग अगर यदि हम बात करें तो इसमें 55% भाग द्रव होता है, और इस द्रव भाग को कहते हैं प्लाज्मा। रक्त का लगभग 55% जो द्रव भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। अब ये जो प्लाज्मा वाला भाग है, इस 55% भाग प्लाज्मा में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्लाज्मा का अधिकांश लगभग 90 से 92% जो भाग होता है, वो 90 से 92% भाग जल का बना होता है। फिर उसके बाद में दूसरा इसका जो घटक होता है, वो दूसरा घटक होता है प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीनों की मात्रा होती है 6 से 8%, यानी प्लाज्मा में 6 से 8% मात्रा किसकी मिलेगी, प्रोटीन की। अब जब इन प्रोटीनों की बात करते हैं तो इन प्रोटीनों में भी 3 प्रोटीनें होती है। एक तो ग्लोबुलिन्स, कौन सी वाली प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन। अब ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन भी फिर से 3 प्रकार की होती है। इनमें से अल्फा है, बीटा है, इसके अतिरिक्त गामा है। ठीक है। अब ये जो गामा ग्लोबुलिन है, इसी गामा ग्लोबुलिन को हम एंटीबॉडीज कह देते हैं, और ये एंटीबॉडीज प्रतिरक्षा में सहायक होती है। ठीक है। अब ये जो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन है, ये अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन परिवहन में सहायता करवाती है। किसके परिवहन में, आयरन और कॉपर के परिवहन में सहायता करवाती है। तो प्रोटीनों में पहला प्रकार तो किसका हो गया, ग्लोबुलिन का। ग्लोबुलिन की जब बात करते हैं तो कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा तो किसमें, एफ और सीयू के ट्रांसपोर्टेशन में काम में आती है, और गामा ग्लोबुलिन प्रतिरक्षा में सहायता करवाती है, और इन्हीं गामा ग्लोबुलिन को एंटीबॉडीज के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी अगर यदि प्रोटीन की बात करें तो दूसरी प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। ठीक है। आप लोगों ने अब तक इसका नाम तो सुना ही होगा, फाइब्रिनोजन। ये जो फाइब्रिनोजन है, ये फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाती है। क्या काम करवाती है, रक्त का थक्का बनाती है। तो दूसरी प्रोटीन कौन सी हो गई, फाइब्रिनोजन, जो कि रक्त का थक्का बनाने के काम में आती है। फिर तीसरी प्रोटीन की हम बात करते हैं तो तीसरी प्रोटीन होती है एल्बुमिन। कौन सी वाली होती है, एल्बुमिन। अब ये जो एल्बुमिन प्रोटीन है, ये एल्बुमिन प्रोटीन परासरण नियंत्रण में काम में आती है। परासरण नियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन में काम में आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर
प्लाज्मा का जो 55% भाग है उसमें 90 से 12% तो जल होता है। फिर उसके बाद में 6 से 8% प्रोटीन। प्रोटीनों को कितने भागों में बांटा? 3 में। ग्लोबुलिन जो फिर से 3 प्रकार की है, अल्फा, बीटा और गामा। फिर दूसरी है फाइब्रिनोजन जो रक्त का थक्का बनाती है। तीसरी है एल्बुमिन जो प्रासरण नियमन का काम करवाती है। अब इन प्रोटीनों के अलावा इसके अंदर आपको मैं बता दूं ग्लूकोज भी मिलने वाला है, इसमें एमिनो एसिड भी मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सभी पदार्थों को लाने ले जाने का काम कौन करवाता है? ब्लड। एमिनो एसिड के अतिरिक्त इसके अंदर जो भी केमिकल मैसेंजर जैसे हार्मोन है, जो भी चीजें हैं, वो सारे के सारी चीजें इसमें मिलने वाली है। अब इसके अतिरिक्त इसके अंदर और मिलेंगे सोल्ट्स, यानी जितने भी कैल्शियम, सोडियम, फॉस्फेट जो भी लवण है, वो सारे के सारे लवणों का ट्रांसपोर्टेशन भी कौन करवाता है? ब्लड। ठीक है। अब ये जो ब्लड की कंपोजिशन हो गई, अच्छा, जो फैट वगैरह सब कुछ इसी प्लाज्मा वाले भाग में मिलने वाला है। अब ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में से भी, इस प्लाज्मा भाग में से भी यदि प्लाज्मा में से हम बाहर निकाल दें इस फाइब्रिनोजन को, या जो भी रक्त का थक्का बनाने के काम में आती है स्कंदन प्रोटीन जो होती है, और इस स्कंदन प्रोटीन को बाहर निकाल दें तो यहाँ पर बचता है सीरम। अब ये जो सीरम है, इसी सीरम का रंग होता है हल्का पीला। तो आप लोगों को कभी ना कभी जीवन में चोट लगी होगी, और जब चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद में उस घाव पर कुछ समय बाद में रक्त का बहना रुक जाता है, और वहां पर एक लाल से रंग का खरूंच सा बन जाता है या थक्का बन जाता है। उस थक्के के बाद में आप देखेंगे एक चिपचिपा सा पीले से रंग का पदार्थ निकलता है, और वही पीले से रंग का पदार्थ कौन होता है? सीरम। तो रक्त में से अगर यदि संगठित या ठोस पदार्थों को अलग कर दिया जाए तब तो कौन आएगा? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में से भी यदि स्कंदन प्रोटीनों को अलग कर दिया जाए तो कौन आएगा? सीरम। ठीक है, ये तो हो गया संगठन किसका? प्लाज्मा का। अब प्लाज्मा के पश्चात हम बात करते हैं ठोस संगठित पदार्थों की। तो ये जो ठोस संगठित पदार्थ है, ये पदार्थ होते हैं 45%, यानी 45%, क्योंकि 55% तो कौन है? प्लाज्मा। अब ये जो संगठित पदार्थ है, इन संगठित पदार्थों को फिर से 3 भागों में या 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। अब इनमें से जो पहला संगठित पदार्थ का प्रकार है, अब वो पहला प्रकार कौन है? पहला प्रकार है इरिथ्रोसाइट, या इन्हीं को आप लोग कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स। अब ये जो इरिथ्रोसाइट्स हैं, इन इरिथ्रोसाइट्स के अगर यदि हम बात करें निर्माण की, तो इनके निर्माण को इरिथ्रोपोइसिस कह देते हैं। इरिथ्रोसाइट के निर्माण को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अब इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया को करने के लिए जिस हार्मोन की आवश्यकता होती है उसको इरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। और ये जो इरिथ्रोपोइटिन है, इसकी लगभग 85% मात्रा तो निकलती है किडनी से। किडनी में आगे जब हम पढ़ेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि, तब आपको समझाऊंगा कि 85% अमाउंट तो कहां से निकलती है? किडनी से, और लगभग 15% जो बची है वो कहां से सिक्रेट होता है? लिवर से। तो इसके निर्माण को क्या कहेंगे? इरिथ्रोपोइसिस। अब देखो, ये जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी की जब जीवन इसका निर्माण हो रहा होता है, तब अपरिपक्व आरबीसी उसको रेटिकुलोसाइट कहते हैं, और उस रेटिकुलोसाइट में केंद्रक उपस्थित होता है। लेकिन परिपक्व जो आरबीसी है, उस परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, यानी परिपक्व आरबीसी कैसी होती है? केंद्रकहीन। ठीक है, और केंद्रकहीन होने के साथ साथ में ये होती है बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव यानी दोनों सतहों से अवतल होती है, द्वि अवतल होती है। ठीक है, लेकिन इस चीज का अपवाद होता है ऊंट और लामा। ठीक है, अपवाद कौन है? ऊंट एवं लामा। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो आरबीसी है, ये परिपक्वन पर केंद्रकहीन होती है और बाइकॉन्केव होती है, लेकिन इसका अपवाद कौन होता है? ऊंट और लामा। अब आपको थोड़ी सी बातें और बता दूं कि अगर यदि हम जंतु जगत, एनिमल किंगडम में देखें, तो सबसे बड़ी जो आरबीसी है, वो सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबिया में पाई जाती है, और एम्फीबिया का भी एक मेंबर है एम्फीयूमा। एम्फीयूमा, तो सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है? एम्फीयूमा में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इन आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? तो इन आरबीसी की संख्या एक सामान्य व्यक्ति में अगर यदि हम बात करें तो 50 से 55 लाख प्रति mm क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कि 50 से 55 लाख प्रति mm क्यूब का मतलब क्या होता है? कि अगर यदि हम 1 मिलीमीटर
चौड़ा, ऊंचा और लंबा या गहरा पात्र लेते हैं और उस पात्र में जो ब्लड आएगा उस ब्लड में आरबीसीओ की संख्या कितनी होगी? 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती है। ठीक है, अब ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी के जीवन काल की हम बात करें, जीवन काल, तो इसका जीवन काल मानव में लगभग होता है 120 दिन। ठीक है, अब ये जो आरबीसी है, इन आरबीसीओं में आपको मैं बता दूं, इनमें गैसों का परिवहन करने के लिए श्वसन वर्णक उपस्थित होता है और उसी श्वसन वर्णक में पाया जाता है आयरन, और उस श्वसन वर्णक H को Hb हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इनमें श्वसन वर्णक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन की अगर यदि मात्रा की बात करें तो इनमें 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml ब्लड होता है। यानी 100 ml ब्लड लेंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन की कंटेंट कितनी होगी? 12 से 16 ग्राम। अब ये जो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है, उसमें भी स्त्रियों में इसकी मात्रा कम होती है और पुरुषों में इस हीमोग्लोबिन की मात्रा उनकी तुलना में अधिक होती है। अब आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि 120 दिन का जब इनका जीवन काल हो जाएगा तो उस जीवन काल के पूर्ण होने के पश्चात इनका क्या होता है? सुनिए, आपको मैं बता दूं कि ये जो मृत आरबीसी है, ये मृत आरबीसी जाती है लीवर में। ठीक है, अब मृत आरबीसी लीवर की कुप्फर कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? कुप्फर कोशिकाएं। अब ये जो कुप्फर कोशिकाएं हैं, ये कुप्फर कोशिकाएं इन आरबीसी को तोड़कर एक तो चारों तरफ का आवरण और एक इनसे अलग कर लेती है एचबी को। ठीक है, अब एचबी में से आयरन को तो क्या कर लेगी? इकट्ठा। Fe को तो क्या कर लेगी? इकट्ठा। तो यहाँ पर Fe को तो अलग निकाल लिया। सही है, क्यों? क्योंकि आगे भविष्य में जब आरबीसी का निर्माण होगा तो आयरन काम में आएगा कि नहीं आएगा। और बाकी जो बचे हुए हैं, उन बचे हुए शेष पदार्थों से ये निर्माण करवा देती है बाइल, पित्त वर्णक। और ये पित्त वर्णक कौन कौन से होते हैं? आप लोगों ने सुना होगा बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, इनका निर्माण करवा देती है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन का निर्माण। ठीक है, अब उसके बाद में आरबीसी के चारों तरफ का आवरण बच गया। तो ये जो आरबीसी के चारों तरफ का आवरण है, इसको आरबीसी का घोस्ट ऑफ आरबीसी कह देते हैं, घोस्ट ऑफ आरबीसी। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ही आरबीसी को तोड़ देते हैं तो आरबीसी को तोड़ते ही हीमोग्लोबिन तो बाहर निकल गया। अब चारों तरफ केवल और केवल कोशिका झिल्ली बची है कि नहीं बची है? ये आरबीसी का घोस्ट जो है, ये केवल कौन है? कोशिका झिल्ली। इस कारण कोशिका झिल्ली का अगर यदि अध्ययन करना है तो उसके अंदर सबसे बढ़िया मटेरियल कौन होता है? आरबीसी। ठीक है, अब आरबीसी का ये जो भूत है, ये भूत जाता है स्प्लीन में, प्लीहा में, और प्लीहा इस मृत आरबीसी का अपघटन करता है। इसी कारण इसको, प्लीहा को, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड भी कहते हैं।